मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सुंदरकांड पर विवाद खड़ा हो गया। सुंदरकांड का आयोजन भोपाल के अशोका गार्डन थाने में किया गया था, जिस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भड़क गए और उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए अफसरों को चेतावनी तक दे डाली कि आप किसी भी नागरिक का जन्मदिन थाने के प्रांगण में मनाना चाहते हैं तो भाई हमारे कार्यकर्ताओं का जन्मदिन भी होता है कि भाई हमारे भी कार्यकर्ताओं का अब तो जन्मदिन थानों में मनेगा। और मैं चेतावनी देना चाहता हूं सारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को, अगर उन्होंने इसका पालन नहीं किया संविधान का, तो हम कांग्रेस पार्टी इनको नहीं बख्शेंगे। दरअसल पूरा मामला तब सामने आया जब कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता नर्सिंग घोटाले को लेकर तत्कालीन चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंचे, लेकिन वहां सुंदरकांड का पाठ हो रहा था। लेकिन थाने के प्रांगण में सुंदरकांड का पाठ देखकर दिग्विजय सिंह भड़क गए। हालांकि पुलिस ने बताया कि बकायदा अनुमति के बाद ही सुंदरकांड का आयोजन किया गया था। जन्मदिन के अवसर पहले भी सुंदरकांड हुआ है, तो अभी किसी के जन्मदिन के अवसर पर इसको अनुमति दे दी गई। लेकिन कांग्रेस ने इसे गैर कानूनी बताया और पार्टी के कार्यकर्ताओं साथ ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी से मुलाकात भी की और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। में निजी आयोजन की अनुमति देना और फिर भी पीआई पर कोई कार्रवाई नहीं करना संबंधित अधिकारियों, ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि सर्विस बुक का हम पालन नहीं करेंगे, हम बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पार्टी के नेता जयभान सिंह पवैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि भोपाल में कांग्रेस नेताओं द्वारा हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड पाठ रोकने का दुस्साहस। क्या वे मध्य प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं? यदि मंदिर है तो पाठ ही होगा, नमाज तो नहीं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मोहर्रम जुलूस के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। ताजियों के ऊपर हिंदू समाज के लोगों ने फूल बरसाए तो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी एकता की मिसाल पेश कर दी। और हिंदू भाइयों के स्वागत से खुश होकर मुस्लिम धर्म के लोगों ने मुहर्रम जुलूस में हनुमान चालीसा बजवा दिया। और फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों ने मिलकर हनुमान चालीसा पाठ किया। इस दौरान बैंड पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा था तो हिंदू समाज के लोग मुहर्रम जुलूस में ताजियों के साथ शामिल हुए। मुस्लिम धर्म के लोगों का माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। गंगा जमुनी तहजीब की ये मिसाल उन्हेल में कचहरी चौराहे पर देखने को मिली और जिसने भी भाईचारे का ये खूबसूरत नजारा देखा वो भावनाओं से भर गया। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश करता ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले 3 प्रोफेसर के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन जब कर्मचारी प्रोफेसरों से तंग आ गया तो उसने पुलिस से शिकायत करके पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। तीनों ने अलग अलग बार बोला है, कम से भी कम 10 बार बोला है। पीड़ित रामनिवास सिंह ने बताया कि वो सबसे पहले प्रोफेसरों की शिकायत लेकर के नाजिम हुसैन अल जाफरी के पास गया था, जो उसे उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे, लेकिन उन्होंने उसका साथ नहीं दिया और उल्टा इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया। उन्होंने मेरे को जो है ना कहा कि भाई तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा, आप जो है ना अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। हिंदू धर्म में क्या रखा है, ये तो सिर्फ पाखंड है। पीड़ित रामनिवास ने कहा कि जब उसके ऊपर प्रोफेसरों का अत्याचार कम नहीं हुआ तो आखिरकार उसे पुलिस के पास जाना ही पड़ा। रामनिवास सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने तीनों प्रोफेसर्स के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन ये मुकदमा धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप में दर्ज नहीं किया गया। और पीड़ित रामनिवास सिंह का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने तीनों प्रोफेसरों के खिलाफ केवल SC/ST एक्ट की धाराओं में ही मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, ये तो इस मामले में तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगी कि दिल्ली पुलिस ने जो है ना धर्म परिवर्तन की धारा को क्यों ऐड नहीं किया गया है। हालांकि मेरी शिकायत में
धर्म परिवर्तन का भी मैंने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित रामनिवास ने बताया कि उसने इस मामले में नेशनल कमीशन के शेड्यूल कास्ट में लेटर दिया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और साउथ ईस्ट के डीसीपी को भी लिखित में शिकायत दी है और अब उसे न्याय का भरोसा है। काफी लोग हैं ऐसे जिनको अभी भी धर्म परिवर्तन के लिए यहाँ पे बाध्य किया जा रहा है और हमारे पास भी अभी काफी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो ये सिद्ध कर देंगे कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत रामनिवास का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो आने वाले दिनों में प्रोफेसर और ज्यादा हिंदू धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए परेशान करेंगे। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह अधिनियम पर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में मुस्लिम विवाह और तलाक कानून को निरस्त कर दिया है और इस विधेयक को विधानसभा के मॉनसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने लिखा कि हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। असम कैबिनेट की बैठक में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। असम सरकार के इस फैसले पर अखिल भारतीय इमाम संगठन ने आपत्ति जताई है। ये संविधान को बदलने की तरफ एक प्रक्रिया है। इन लोगों का नजरिया ये है, अब जो इनके बड़े नेता हैं वो तो खामोश हो गए इन बातों को लेकर। इन्होंने इन छोटे गुर्गों को तैयार कर दिया कि तुम अपने तौर से जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ इस तरह के ये काम कराएंगे। उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी की नजर अब पार्टी का विस्तार करने पर है और इसके लिए समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र से शुरुआत भी कर दी है। और समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों का मुंबई में प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने सम्मान किया और संदेश दिया कि आने वाले समय में एसपी महाराष्ट्र में भी किंग मेकर साबित होगी। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के बगैर यहाँ सरकार न बनने पाए। जो भी सरकार बनेगी महाविकास अघाड़ी की, ये हमारी कोशिश है पूरी। हमारे 37 एमपीओ का संकल्प है कि समाजवादी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाना है। वैक्यूम है, खाली जगह पड़ी हुई है, तो उसको घेरना है। मुंबई पहुंचे फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की ताकत लगातार बढ़ रही है और आने वाले समय में ये राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। जहाँ कहा जाता था उत्तर प्रदेश में 80 का 80 सांप, अब वहाँ पर हम आधे ज्यादा हो गए हैं और दिनों दिन समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ रही है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इस सम्मान समारोह के जरिए एसपी महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए एसपी ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सीटों को लेकर भी कांग्रेस में सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय हलचल तेज है और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोरदार पलटवार किया है। और केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के मॉनसून ऑफर पर सोशल मीडिया पर लिखा कि मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। दरअसल कल अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। इसमें कहीं भी केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं था, लेकिन समझा ये गया कि ये इशारा केशव मौर्य की ओर ही है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे थे और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करने में जुटे थे, जिसके कई सियासी संदेश मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश भर में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है, जिसमें साफ कहा गया है कि हर हाल में दुकानों पर मालिक का नाम लिखा होना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये फैसला कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए लिया गया। निश्चित रूप में ये स्वागत योग्य कदम है और कदम के पीछे भावना लोगों का आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक समन्वित भाव से लोग अपना त्योहार मना सकें, इस भावना के साथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है। इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने दुकानों के बाहर दुकानदारों को अपना नाम लिखने का एक आदेश जारी किया था। इसके पीछे पुलिस का ये तर्क था कि इससे कांवड़ यात्रियों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश के बाद शहर में कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर नाम भी लिखवा दिए थे। अब मुजफ्फरनगर पुलिस के इस आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मुहर लगा दी। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के इस फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष के कई नेताओं समेत मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इस फैसले का विरोध किया और समाज में मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया।
कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे व्यवहारिक करार दिया। ये पूरी तरीके से अव्यवहारिक कार्य है और निश्चित तौर से ये अपने जो देश के अंदर, जो अपने समाज के अंदर भाईचारे की भावनाओं को ये खराब करने का कार्य कर रहे हैं। तो वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आरोप लगाया कि मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये वही मानसिकता है कि हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बाइकाट करो, इकोनॉमिकल बाइकाट करो इनका। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यूपी सरकार के फैसले को असंवैधानिक बताया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया और कांवड़ मार्ग में दुकानदारों का सत्यापन करने के साथ ही दुकानों के बाहर नाम लिखने का भी आदेश जारी कर दिया। जिसके बाद हरिद्वार में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने दुकानों पर जाकर छानबीन शुरू कर दी। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर के जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ मार्ग पर रेस्टोरेंट, होटल, दुकानों और सड़क किनारे स्टॉल लगाने वाले लोगों के नाम नेम प्लेट पर लगवाने की कोशिश जारी है। होटल, ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम है उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने एक कदम उठाया। तो वहीं 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए। झारखंड दौरे पर पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के सुपरमैन वाले बयान पर अब सियासत गर्म है। विपक्ष ने भागवत के बयान को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके प्रधानमंत्री पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन है कि स्वयंभू नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को इस ताजा अग्नि मिसाइल की खबर मिल गई होगी, जिसे नागपुर ने झारखंड से लोक कल्याण मार्ग को निशाना बनाकर दागा है। उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से ऐसा हमला बोला है और इससे स्पष्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं संघ भी भारतीय जनता पार्टी से और श्री नरेंद्र मोदी जी से पीछा छुड़ाना चाहता है। दरअसल झारखंड के गुमला में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, प्रगति और विकास का कोई अंत नहीं है। इंसान पहले सुपरमैन, फिर देवता और उसके बाद भगवान बनना चाहता है। और विपक्ष भागवत के इस बयान को बीजेपी और पीएम मोदी से जोड़कर देख रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए, जिनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया गया। राजधानी रायपुर के शहीद भरतलाल साहू के पिता को सुरक्षा बल की ओर से तिरंगा सौंपा गया। इस दौरान पूरा मोहल्ला बदल गया। पिता भावुक हो गए तो लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और नक्सलवाद के खिलाफ आवाज उठाई। नक्सलवाद मुर्दाबाद, 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 नक्सलवाद मुर्दाबाद, 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 भरतलाल साहू अमर रहे। तो वहीं शहीद जवान सतेज सिंह का पार्थिव शरीर नारायणपुर के उनके घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पूरे गांव के लोगों ने एकजुट होकर के शहीद को नमन किया। शहीद सतेज सिंह को पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी गई। कल बीजापुर में तुरंत थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईडी ब्लास्ट में शहादत को प्राप्त हुए, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है और सुरक्षा बल नक्सलियों को एनकाउंटर में ढेर कर रहे हैं, जिसमें हमारे वीर जवान शहीद हुए, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने शहादत पर ही सवाल खड़े कर दिए। और प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने एनकाउंटर को नकली बताया। सरकार की जो रवैया है उसमें जरूर उंगली उड़ती है कि नक्सली बताकर जो आदिवासियों की गिरफ्तारियां हो रही है, फर्जी मुठभेड़ भी हो रहे हैं, इसकी शिकायतें लगातार आ रही है, जबकि हमारे शासन में एक बार भी इस तरह से प्रकरण सामने नहीं आया था। तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बघेल को करारा जवाब दिया। पहले भी एक बार नकली मुठभेड़ की बात किए थे, लेकिन दूसरे ही दिन नक्सलियों के द्वारा लिस्ट जारी किया गया। तो इस तरह से इतने बड़े लोगों को इस तरह की सिर पैर की बात नहीं करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से सैनिकों का मनोबल गिरता है। हाल ही में सुरक्षा बल ने कांकेर में बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 29 नक्सली ढेर हुए थे।
ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा दिलीप खेड़कर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद अब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने पूजा के खिलाफ सख्त कदम उठाया और यूपीएससी ने अपनी जांच के बाद ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही संस्थान ने उन्हें नोटिस जारी कर गड़बड़ियों पर जवाब मांगा है। यूपीएससी ने पूछा है कि क्यों ना उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाए। इसके अलावा आगे होने वाली परीक्षाओं से भी पूजा खेड़कर को वंचित किया जा सकता है। दरअसल यूपीएससी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पूजा खेड़कर ने यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए कई फर्जीवाड़े किए, जिसके मुताबिक खेड़कर ने यूपीएससी एग्जाम के लिए अपना नाम तक बदला था। उन्होंने अपने प्रयास से ज्यादा बार ये परीक्षा दी और इसके लिए उन्होंने अपना नाम, अपने पिता का और मां का नाम तक बदला। इतना ही नहीं, पूजा ने अपनी तस्वीर, सिग्नेचर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तक फर्जी दिए थे। वहीं पूजा खेड़कर ने पुणे के जिला कलेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि पुणे कलेक्टर ने ऐसी किसी कंप्लेन से इनकार किया। यूपीएससी की जांच में पूजा खेड़कर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि आईएएस बनने के लिए पूजा खेड़कर ने अलग अलग तरह से प्रपंच रचे। क्या है वो प्रपंच, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम में ज्यादा अटेम्प्ट के लिए फर्जी नाम और पहचान बताई गई। पिता का फर्जी नाम बताया गया, मां का नाम भी गलत दिया गया। पूजा ने अपनी उम्र तक गलत बताई, घर का जो पता होता वो तक गलत बताया। मोबाइल नंबर भी पूजा ने गलत दिया, ईमेल आईडी भी अपनी गलत लिखवाई, यहां तक कि फोटो और हस्ताक्षर तक भी बदल दिए। माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में गड़बड़ी के बाद पूरी दुनिया में आज हड़कंप मच गया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित तमाम देशों की बैंकिंग और एयरलाइन सेवाएं ठप हो गई और विमान एयरपोर्ट पर ही खड़े रह गए। बताया गया है कि ये परेशानी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से आई, जिसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट और बैंकों में दिखाई दिया। पूरी दुनिया की कई एयरलाइंस और एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन रुकने की वजह से यात्री काफी परेशान नजर आए। असर इतना ज्यादा है कि खासतौर पे मैं बात करूं मुंबई के T2 ऑपरेशंस की अंदर की तरफ, वहां पर जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनकी चेक इन जो फैसिलिटी है उस पे लंबी कतारें वहां पर देखने के लिए मिल रही हैं। दिल्ली में भी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक आउटेज का असर दिखा। यहाँ कई विमान सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। चेन्नई में भी माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सर्विस में गड़बड़ी की वजह से यात्री एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए। वहीं पटना में भी एयरपोर्ट पर यात्री परेशान नजर आए और चेक इन के लिए कई घंटों तक इंतजार करते दिखे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और गुरुवार को पटना से एमबीबीएस कर रहे 4 छात्रों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा रांची रिम्स से भी एक मेडिकल स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की जांच पेपर लीक गिरोह के सॉल्वर्स कनेक्शन तक पहुंच गई है। इस मामले में सीबीआई ने पटना एम्स के मेडिकल के 4 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए 4 में से 3 छात्र धन सिंह, कुमार शानू और राहुल आनंद 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट हैं, जबकि एक छात्र सेकेंड ईयर का है जिसका नाम कुमार शानू बताया जा रहा है। सीबीआई ने चारों मेडिकल के छात्रों के मोबाइल और लैपटॉप सील कर लिए हैं, जिसके बाद इन्हें पटना कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने सभी छात्रों को 4 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। वहीं नीट पेपर लीक केस के तार रांची के आरआईएमएस से भी जुड़ गए हैं। पेपर लीक केस में सीबीआई की टीम रांची के आरआईएमएस पहुंची। आरआईएमएस गर्ल्स हॉस्टल से एमबीबीएस की छात्रा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार छात्रा सुरभि एमबीबीएस 2023 बैच की स्टूडेंट है। सीबीआई ने करीब 8 घंटे पूछताछ के बाद छात्रा को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई को शक है कि उसकी पेपर लीक को पत्र सॉल्व कराने में अहम भूमिका हो सकती है। वहीं पेपर लीक केस के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश में सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार को हुए रेल हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रेन के ड्राइवर ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि यूपी पुलिस ने लोको पायलट के इस दावे को खारिज कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे अधिकारियों की पूछताछ के दौरान ट्रेन के लोको पायलट ने खुलासा किया कि उसने हादसे से पहले तेज धमाके की आवाज सुनी थी और धमाके की आवाज सुनने के बाद लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए थे। ट्रेन रफ्तार में थी, इसीलिए इमरजेंसी ब्रेक लगाने से ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं हालांकि हादसे की जांच कर रही पुलिस टीम ने लोको पायलट के इस दावे को खारिज कर दिया। जांच के दौरान ये भी पता चला कि ट्रेन के पहियों पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ मिला है। ट्रेन हादसे में साजिश का एंगल सामने आने के बाद यूपी एटीएस की टीम जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंची। वहीं हादसे के पीछे रेलवे पटरियों में सीलन और ड्राइवरों की लापरवाही की बात भी कही जा रही है। प्रारंभिक जांच में रेलवे लाइन की पटरियों में सीलन और ड्राइवर की लापरवाही से हादसा निकलकर सामने आया है। ये दोनों ड्राइवर लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन के ड्राइवर हैं। गोंडा रेल हादसे में 4 लोगों की मौत हुई और करीब 30 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद से कई ट्रेनों को डायवर्ट कर रेल ट्रैक ठीक करने का काम जारी है।
हावड़ा के डोमजूर से एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग एक महिला के बाल काटते हुए दिखे और महिला को ये तालिबानी सजा चोरी के आरोप में पकड़े जाने पर दी गई। कुछ लोगों ने महिला को पकड़कर पहले उसके साथ मारपीट की, फिर महिला के बाल काट दिए गए। दीदी राज में महिलाओं के साथ बंगाल में हुई इस बर्बरता और हैवानियत का वीडियो बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने शेयर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए शुवेंदु अधिकारी ने लिखा, बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध बर्बरता का ये नया एपिसोड है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शुवेंदु अधिकारी ने महिला के बाल काटने वाले आरोपियों के नाम भी बताए। उन्होंने लिखा कि ईशा लश्कर, अबुल हुसैन लश्कर, सईम लश्कर, मकबूल अली, इसराइल लश्कर, अरबाज लश्कर और महबुल्लाह मिद्दे ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की और साथ ही ममता सरकार को भी आईना दिखाया। हावड़ा के डोमजूर में दिन दहाड़े महिला से बर्बरता हुई तो मामले ने तूल पकड़ा। विवाद बढ़ने पर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। वहीं मारपीट की इस घटना के बाद पीड़िता भी सामने आई और उसने पूरे मामले का खुलासा किया। আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা পুলিশের কাছে যে কি করব? পুলিশ কি আমাদের কথা শুনবে? কতজনের চুল কেটেছে আপনাদের? 3 জনের। কার কার? আমার বড় ছেলের, আমার স্বামীর। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गांव वाले अब उसे यहां नहीं रहने देंगे और उसे देखेंगे तो मारेंगे। हालांकि पीड़िता के इन आरोपों पर गांव वालों की तरफ से अभी तक कोई सफाई सामने नहीं आई। गांव वालों ने आरोप लगाया कि महिला बार बार चोरी करती है और इसलिए उसे ये सजा दी गई है। हालांकि कानून हाथ पर लेने के लिए भी गाँव वाले माफी मांगते नजर आए। বারবার এরম তারা চুরি চামারি করে, করার পরে আমরা গ্রামবাসী থেকে বারবার থ্রেটিং দেওয়ার পরে তো কিছুতেই না মারার কারণে ওকে আমরা গ্রামবাসী মিলে সকল মিলে ग्रामे আমরা আপোষ একটা मीमांसा करी। गांव वालों का कहना है कि उनसे गलती हुई और प्रशासन जो सजा देगा वो भुगतेंगे। हालांकि इस मामले को बीजेपी ने बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था से जोड़ा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि बंगाल में संविधान का राज खत्म हो गया है। और शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि बंगाल में न्याय अब संविधान से नहीं बल्कि शरिया कानून से किया जा रहा है। प्रत्येक दिवस की घटनाएं आम बन चुकी है कि इस प्रकार के कैंगरू कोर्ट या शरिया इंस्पायर्ड तालिबानी कोर्ट पश्चिम बंगाल में लगते हैं, जहां पर महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है ये आपके सामने। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि आरोपियों को ममता सरकार का संरक्षण प्राप्त है और इसलिए अपराधी बंगाल में खुल्लम खुल्ला अपराध कर रहे हैं। आज एक बात तो स्पष्ट है कि ऐसे शरिया कानून के तहत तालिबानी कोर्ट को चलाने वाले और महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ प्रताड़ना करने वाले अपराधियों को तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी की सरकार का संपूर्ण समर्थन प्राप्त है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि चाहे संदेश खाली की घटना हो या दिनाजपुर की घटना हो, बंगाल में अपराधी बेखौफ हैं और महिलाओं को देवी का दर्जा देने वाले देश के अंदर ही बंगाल में महिलाओं का बुरा हाल है। वहीं इस घटना के बाद से हावड़ा के डोमजूर इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया है। चूंकि पुलिस लगातार वहां पहुंच रही है, इसलिए इलाके के लोग भी गिरफ्तारी के डर से सहमे हुए हैं। चूंकि जानकारी मिल रही है कि महिला पर चोरी का इल्जाम लगाने के बाद कुछ लोगों ने कंगारू कोर्ट लगाई थी और एक तरह से पंचायत लगाकर आपस में बैठकर ही तय किया था कि महिला के बाल काटे जाएंगे। इसलिए उस कंगारू कोर्ट में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ अब पुलिस सख्त है। पुलिस ये पता लगा रही है कि कंगारू कोर्ट में केवल एक ही परिवार के लोग शामिल थे या फिर मोहल्ले के लोग भी इस जुर्म में गुनहगार है। ऐसी घटना ये तो निंदनीय है ना, ऐसे अपराध करना, किसी महिला का बाल काट देना ऐसे घर में अपने आप पंचायत बैठा के, वो तो गलत बात है। हर आदमी को ऐसा ही करना चाहिए था, प्रतिवाद करना। तो आप लोग अभी क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ये तो अभी हम लोग तो पूरा मोहल्ला का आदमी परेशान है एक तो केस में। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की नई साजिश का सुरक्षा एजेंसियों ने खुलासा किया। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डोडा में आतंकी एक साथ नहीं है बल्कि कई ग्रुप्स में बंट गए हैं और आशंका जताई जा रही है डोडा में 25 से 30 आतंकवादियों के छिपे होने की संभावना है। ये आतंकी अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस हैं। ये M4 असॉल्ट राइफल वही खतरनाक हथियार है जिससे कठुआ में आतंकियों ने जवानों को घेरकर सेना के ट्रक पर चीन में बनी स्टील की गोलियां बरसाई थी।
ये राइफल बुलेट प्रूफ जैकेट को भी भेज सकती है। जानकारी ऐसी है कि 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में करीबन 25 से 30 आतंकी जो हैं वो एक्टिव हैं। ऐसे में आतंकियों की एक नई प्लान, एक नया रणनीति जो है उसे सुरक्षा बलों ने डिकोड करते हुए उस पर अब काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के जवान जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने के लिए दिन रात जागकर जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में डटे हैं, लेकिन आतंकियों का कहीं कोई सुराग मिल नहीं पा रहा। और भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी यही चुनौती है, क्योंकि आतंकी इन दिनों हिट एंड रन जैसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। यानी कि आतंकी पूरे प्लान के तहत खुद अपने निशान या फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और फिर उस इलाके में छिपकर सेना के जवानों का इंतजार करते हैं। और जैसे ही सुरक्षा बल के जवान उनकी तलाश करते हुए वहां पहुंचते हैं, पहले से तैयार बैठे आतंकी मौका पाकर चौतरफा हमला कर देते हैं। उसके बाद आतंकी एक बार फिर से छिपते हैं और अपनी लोकेशन जो है वो चेंज करते हैं। इसे हिट एंड रन टेक्निक जो है गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है और ये आतंकी पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। आतंकियों की इस नई रणनीति से सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा है और सिर्फ 1 महीने के भीतर ही हमारे देश के 12 जवान शहीद हो चुके हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात बढ़ने के पीछे एक और बड़ी वजह है और वो वजह है लोकल सपोर्ट। सेना के अधिकारी लगातार यह आशंका जता रहे हैं कि आतंकियों के साथ कुछ गाइड भी मौजूद हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, लेकिन आतंकियों के मददगार बने हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले कुछ लोग आतंकियों को छिपाने में मदद कर रहे हैं। इन लोगों को सेना के चेक पोस्ट, छावनी और तैनाती की पूरी जानकारी है और इन्हीं स्थानीय लोगों की मदद से आतंकी हमला करके आसानी से भाग पा रहे हैं। बोलता आधार कार्ड ले जाते हैं, इनके मतलब बच्चों को थ्रेटन करते हैं, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, तो यह दबाव। तो ये जिम्मेवारी लोकल पुलिस की बनती थी कि अगर 6 महीने से ये यहाँ काम कर रहे थे, किसी को पता होना चाहिए था। तो एक किस्म का ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है। और इसीलिए कठुआ और डोडा के गुनहगार आतंकी अभी तक सेना की रडार से दूर हैं। वहीं आतंकियों की तलाश में जुटी सेना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। सेना ने आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए और ये हथियार जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर से बरामद किए गए। इन हथियारों में 2 राइफल, 5 हैंड ग्रेनेड और भारी मात्रा में मैगजीन शामिल है। कल सुरक्षा बलों ने एलओसी से जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में घुसपैठ करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया था और उन्हीं आतंकियों के कब्जे से ये हथियार बरामद हुए हैं। दोनों आतंकी बॉर्डर पार करके भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बल के जवानों ने उन्हें बॉर्डर पर ही ढेर कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में किडनी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। क्राइम ब्रांच की टीम ने इस रैकेट में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि ये गिरोह पिछले कुछ ही समय में 34 अवैध किडनी ट्रांसप्लांट को अंजाम दे चुका है। इस रैकेट के तार दिल्ली के अलावा 4 राज्यों गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक फैले हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही क्राइम ब्रांच को दिल्ली से चल रहे इस नेटवर्क की जानकारी मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जाल बिछाया और आरोपियों को धर दबोचा। संदीप को अरेस्ट किया। इसके साथ जो 7 लोग और थे, जिनका जो रोल है उस हिसाब से उनको अरेस्ट किया। उसके अलावा 5 पेशेंट, 2 डोनर भी ट्रैक किए। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 35 से 40 लाख रुपए वसूलते थे। इसमें से 5 लाख रुपए गिरोह का मास्टरमाइंड संदीप आर्य रख लेता था, जबकि 5 लाख रुपए डोनर को दिया जाता था। इसके बाद बाकी बचे पैसों को गिरोह के सदस्यों के बीच बांट दिया जाता था। गिरोह के सभी सदस्यों को अलग अलग काम दिया गया था। कोई डोनर को ढूंढता तो कोई मरीज की व्यवस्था करता था, कोई सदस्य फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करवाता था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस इस गिरोह के बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी में जेल से रिहा होने के बाद आरोपी रिंकू राजपूत को जमानत का जुलूस निकालना भारी पड़ गया। पुलिस ने एक बार फिर आरोपी रिंकू राजपूत को गिरफ्तार किया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। झांसी पुलिस ने जमानत के बाद जुलूस निकालने के आरोपी रिंकू राजपूत के साथ उसके 20 साथियों को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस दौरान जुलूस में इस्तेमाल की गई आरोपियों की कई कारों को भी जब्त कर लिया। दरअसल रिंकू राजपूत एक आपराधिक मामले में जमानत पर झांसी जेल से बाहर आया था, जिसके बाद झांसी कानपुर हाईवे पर बड़ी संख्या में उसके समर्थकों ने जुलूस निकाला था और सड़क पर जमकर हंगामा काटा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और ट्रैफिक बाधित करने और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर लिया और रिंकू के साथ उसके 20 साथियों को भी अब गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस जुलूस में हुड़दंग करने वाले रिंकू राजपूत के बाकी साथियों की तलाश कर रही है। रिंकू राजपूत तथा इनके 20 साथियों को गिरफ्तार किया गया तथा रैली में शामिल 6 गाड़ियों को सीज किया जा रहा है
अन्य साथियों तथा वाहन की तलाश हम लोग कर रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही ब्रिटेन हिंसा की आग में जल उठा। ब्रिटेन के लीड्स में दंगा भड़क गया और लोगों ने सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। लोगों ने जगह जगह पर आगजनी की और पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा। ब्रिटेन हिंसा की डरावनी तस्वीरें भी सामने आई। सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दंगाइयों ने किस तरह एक घर को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ। आगजनी के साथ गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने हिंसा रोकने आए पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्शा और पुलिस टीम पर हमला कर दिया और लोगों ने पुलिस की गाड़ी पलट दी। ये हिंसा लीड्स के हेयर हिल्स इलाके में फैली, जब सैकड़ों दंगाई मास्क पहनकर तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे और पुलिस दंगाइयों को रोकने के लिए मशक्कत करती दिखी। हिंसा के बाद वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस लोगों को घरों में ही रहने की हिदायत दी। ब्रिटेन में इन दंगों का कारण स्थानीय चाइल्ड केयर एजेंसी की ओर से बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर चाइल्ड केयर होम में रखना बताया जा रहा है। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को इलाके में तैनात किया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये हिंसा भड़की क्यों। दरअसल ये पूरा बवाल एक चाइल्ड केयर एजेंसी और कुछ बच्चों के बीच शुरू हुआ था। लोगों का आरोप है कि चाइल्ड केयर एजेंसी ने बच्चों के माँ बाप से उनको अलग किया था और चाइल्ड केयर होम में रख दिया था, जिससे लीड्स के हेयर हिल्स इलाके के लोग नाराज हो गए। शुरुआत में छोटी लड़ाई से शुरू हुआ विवाद एक बड़े दंगे में तब्दील हो गया। इस पूरे दंगे के बाद पुलिस ने भी बयान जारी किया और इसके लिए अल्पसंख्यकों को जिम्मेदार ठहराया। लीड्स में 7% मुस्लिम जनसंख्या रहती है और अभी हाल ही में मोतीन अली वहां के काउंसलर चुने गए, जिन्होंने अपनी जीत को गाजा के लोगों की जीत बताया था। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में जबरदस्त हिंसा हो रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं हिंसा पर काबू पाने के लिए सरकार ने सड़क पर अपनी सेना को उतार दिया। बांग्लादेश में आरक्षण में सुधार की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शन ने अब धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया। हाथों में लाठी लिए छात्र और पुलिस, इन दोनों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। सड़क पर जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। बीच सड़क पर बस लगाकर प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस को छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालात को देखते हुए इलाके में सेना की तैनाती कर दी गई। साथ ही बांग्लादेश के कई हिस्सों में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण को खत्म किया जाए। बांग्लादेश के लिए हाल के सालों में ये सबसे बुरा संकट है, क्योंकि देश में इतना बड़ा विरोध पिछले कुछ सालों में कभी नहीं हुआ था। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश से सटे पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर कई भारतीय छात्र और नागरिक बांग्लादेश में फंस गए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता कोलकाता में सड़क पर उतर आए और यहां जमकर हंगामा किया और आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। साथ ही बांग्लादेश में हिंसा के बीच कोलकाता से ढाका तक चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस रद्द कर दी गई। इधर बांग्लादेश के माहौल को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट पर है। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश में करीब 8,500 भारतीय छात्र हैं और करीब 15,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है और संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मामले पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। We will also be giving regular updates, and we urge all family members of Indian nationals who reside in Bangladesh to be in touch, follow us for regular updates. We remain committed to provide all possible assistance to our nationals. आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रचार के दौरान पूरे जोश में नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दावा किया कि वो एक कॉल से युद्ध रुकवा सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप हमास को धमकी भी देते नजर आए। दूसरी बार दुनिया के सबसे ताकतवर पद का चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप ने मिल्वॉकी में आरएनसी में प्रचार के दौरान इजरायल हमास वॉर जोन में बंधक बनाए गए अमेरिकियों को लेकर के हमास को धमकी दी और कहा कि उनके राष्ट्रपति बनने तक अगर सभी बंधक रिहा नहीं किए गए तो हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मिल्वॉकी में हुए आरएनसी में भाषण के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भाषण के दौरान युद्ध का जिक्र करते हुए जो बाइडेन पर हमला बोला और दावा किया कि वो एक फोन कॉल में युद्ध खत्म करा सकते हैं। अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि राष्ट्रपति बनते ही वो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान
पैदा हुए सभी संकट को खत्म कर देंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ब्रिटेन दौरे पर हैं। लंदन पहुंचकर जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच हुई इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की गई। इस दौरान रूस के खिलाफ यूक्रेन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का आभार भी जताया और कहा कि ब्रिटिश सरकार के फैसलों ने यूक्रेन में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा करने में मदद की है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव उस वक्त धमाकों से गूंज उठा जब उस पर ड्रोन अटैक हुआ। इस बार उसका सुरक्षा कवच आयरन डोम भी इस अटैक को रोक नहीं पाया। ये धमाका बेंजामिन नेतन्याहू के दिल पर हुआ है। इजराइल की राजधानी टेल अवीव में ये ड्रोन अटैक हुआ, लेकिन इस बार ये हमला हमास या हिजबुल्लाह के आतंकियों ने नहीं किया, बल्कि हूती विद्रोहियों ने ये ड्रोन अटैक किया है। वीडियो में देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में टेल अवीव रोशनी से चमक रहा है, लेकिन तभी एक बिल्डिंग पर जोरदार धमाका होता है। ये धमाका नहीं बल्कि अटैक था, और वो भी ड्रोन अटैक। इस ड्रोन अटैक में इजराइल की मजबूत सुरक्षा कवच यानी कि आयरन डोम को भी भेद कर रख दिया। हूती विद्रोहियों ने इस ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी ली है। हूती विद्रोहियों का ये ड्रोन अटैक अमेरिकी दूतावास पर था। खबर है कि इस हमले में एक इजरायली नागरिक की मौत हुई। फिलहाल आयरन डोम की सुरक्षा कवच को भेदते हुए ये ड्रोन कैसे टेल अवीव पहुंचा, इसे लेकर इजरायली सुरक्षा एजेंसियों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग इस बार मिसाइल्स के लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। किम जोंग उन अब नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी सुधारने में जुटा है। उत्तर कोरिया, जिसे दुनिया तानाशाह किम जोंग के नाम से जानती है, जहां विदेशी सैलानी जाने से भी कतराते हैं, अब उनके लिए तानाशाह किम दुबई की तर्ज पर टूरिस्ट प्लेस बना रहा है। नॉर्थ कोरिया से आए इस वीडियो को देखिए, कैसे समंदर किनारे एक भव्य और लग्जरी टूरिस्ट प्लेस बनकर तैयार है। ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी होटल्स और समंदर का शानदार नजारा, ये सब नॉर्थ कोरिया में बना है और इसे बनाने में तानाशाह किम जोंग की अहम भूमिका है। तानाशाह के सपनों का शहर लगभग बनकर तैयार है। तानाशाह किम ने दुबई की तर्ज पर इस टूरिस्ट प्लेस को बना करके खड़ा किया है। इतना ही नहीं, ये टूरिस्ट प्लेस बनकर कैसा दिख रहा है, इसका जायजा लेने खुद किम जोंग भी अपने अधिकारियों के साथ पहुंचा। अधिकारियों को इस टूरिस्ट प्लेस में और क्या क्या इजाफा करना है उसका निर्देश भी देता दिखा। अधिकारियों के साथ चहलकदमी कर पूरे टूरिस्ट प्लेस का नजारा लिया। दरअसल नॉर्थ कोरिया पर बैन है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी भी खराब है। अब किम जोंग इस टूरिस्ट प्लेस को साल 2025 में विदेशी सैलानियों के लिए खोलना चाहता है, ताकि वो डॉलर कमाकर नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी ठीक कर सके। लेकिन बड़ा सवाल है कि तानाशाह के मुल्क में क्या सैलानी आएंगे। चीन के हुबई प्रांत में बना विशाल 3 गॉर्जेस बांध एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा हो रही है कि चीन के विशाल बांध ने पृथ्वी के घूमने की गति को बदल दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें दावा किया गया है कि 3 गॉर्जेस बांध का पानी समुद्र तल से 175 मीटर ऊपर रहता है और इसका वजन 39 ट्रिलियन किलोग्राम से ज्यादा है और ये भारी वजन पृथ्वी के घूमने की गति को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है और कहा कि पृथ्वी के घूमने की गति में बदलाव प्राकृतिक आपदाओं और चंद्रमा के प्रभाव की वजह से होता है। हम आपको बता दें कि 3 गॉर्जेस बांध क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, जो चीन के हुबई प्रांत में यांगत्से नदी पर मौजूद है। इस बांध को 1919 में इस प्रस्तावित किया गया था, जो 2006 में बनकर पूरा हुआ था। एक मीडिया रिपोर्ट में 3 गॉर्जेस बांध के निर्माण में $25 अरब खर्च का दावा किया गया है और कहा गया कि 3 गॉर्जेस बांध के निर्माण की वजह से 1 करोड़ 20 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा है।